हेलो फ्रेंड्स। हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल जल रहा है। क्यों बार बार विद्रोह की चिंगारी जो है वो दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में रह रह के सुलग रही है। इस वीडियो को बनाने के समय तक नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और नया प्रधानमंत्री अभी तक नियुक्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम यही समझेंगे कि क्या वो कारण है जिसके कारण जनता जो है विगत कुछ वर्षों से दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में जन आंदोलन करती हुई दिख रही है। क्या क्या कारण है कि दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में आक्रोश बढ़ रहा है। साउथ एशिया, जिसमें भारत भी एक प्रमुख राष्ट्र है और सार्क की कंट्रीज तो राष्ट्र मानी जाती हैं, क्यों यहाँ पे आक्रोश बढ़ रहा है सत्ता के खिलाफ। क्या यह कमजोर पड़ती प्रजातंत्र की एक झलक है? क्या युवाओं का इन राष्ट्रों में प्रजातंत्र से विश्वास उठ रहा है? आज के इस करंट अनप्लग बाय राजीव के एपिसोड में हम इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको याद तो होगा कि अगस्त 2024 में हमारे एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, वहां पर शेख हसीना को ऐसे ही अपदस्थ किया गया था। वहां भी युवाओं ने जो है वो जन आंदोलन किया और युवाओं के जन आंदोलन में शेख हसीना को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा और उन्होंने भारत में जाके उन्होंने शरण ली है। आज भी वो हमारे देश में रह रही है। इसके पहले आपको ये पता है कि श्रीलंका, जो कि हमारा एक और पड़ोसी मुल्क है, वहां भी 2022 में जो है वो ऐसी ही विद्रोह की चिंगारी सुलगी थी और वहां पर गोटाबाया राजपक्षा, जो प्रेसिडेंट श्रीलंका के थे, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। उनके जो छोटे भाई थे महिंद्रा राजपक्षा, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और रणिल विक्रमसिंघे, जहां तक याद आ रहा है मुझे नाम, रणिल विक्रमसिंघे, उन्होंने प्रेसिडेंट का पोस्ट संभाला था। ये अर्गलिया मूवमेंट जो था, जिसको स्ट्रगल मूवमेंट भी कहा जाता है, इस मूवमेंट ने श्रीलंका में प्रजातंत्र की चूल्हे हिला दी और पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ने श्रीलंका में जो है वो अपना प्रेसिडेंट जो है श्रीलंका को दिया। अभी श्रीलंका में जो राज कर रहे हैं वो कम्युनिस्ट लीडर है, कम्युनिस्ट नेता है। ये कभी सोचा नहीं गया था कि श्रीलंका में कम्युनिस्ट उम्मीदवार जो है वो राष्ट्रपति के रूप में उभरेगा। दोस्तों, आपको ये भी याद होगा कि 2011 में एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति था मोहम्मद बुआजी। मोहम्मद बुआजी ने अपने आप को आग लगा ली थी। ये मोहम्मद बुआजी जो था, इसने ऐसे विद्रोह की चिंगारी सुलगाई कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो जास्मिन रिवॉल्यूशन में खाक होके रह गया। 4 बड़े बड़े आप ये समझ लीजिए कि ऑटोक्रेटिक लीडर्स जो कई सालों से शासन कर रहे थे, उनकी सत्ता की चूल्हे हिल गई और उनको विद्रोह के द्वारा या तो मार गिराया गया या उनको सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया। आप सभी ने मैमूर गद्दाफी का तो नाम सुना था। गद्दाफी को, जो 1969 से रूल कर रहे थे लीबिया में, उनको जनता ने एक विद्रोह में 2011 में मार गिराया। बेन अली, जो ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट थे जब मोहम्मद बुआजी ने अपने आप को आग लगाई थी। मोहम्मद बुआजी ट्यूनीशिया में सब्जी बेचते थे, वेजिटेबल वेंडर थे। तो जब इन्होंने आग लगाई थी तब बेन अली का शासन था, वो 1987 से शासन कर रहे थे। बेन अली के 24 साल के शासन को जो है जनता ने निस्त नाबूद करके रख दिया। फिर उसके बाद में हुस्नी मुबारक का नाम भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। 1981 में हुस्नी मुबारक इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने और 2011 में उनको भी अपदस्थ किया गया। अली अब्दुल्ला सलेह, ये यमन के राष्ट्रपति थे, ये भी 1978 से राष्ट्रपति रहे। इनको भी 2012 में अरब स्प्रिंग में ये भी अपदस्थ हो गए। बशर अल असद, ये सीरिया के राष्ट्रपति थे जो 2000 से शासन कर रहे थे। 2024 में इनको भी अपदस्थ कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं ये सारे जिक्र क्यों कर रहा हूं? आप लोग का जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए सिर्फ मैं इन नामों का या इन देशों का जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं एक सवाल आपके सामने खड़ा करना चाहता हूं कि क्या कारण है कि श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल जैसे प्रजातांत्रिक राष्ट्र जो हैं,
वहां पे भी विद्रोह की चिंगारी जो है हम सुलगते हुए देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जैसे लीबिया हो गया या यमन हो गया या ट्यूनीशिया हो गया, इन राष्ट्रों में भी हमने देखा है कि किस तरीके से विद्रोह की चिंगारी जो है वो पनपी है, बढ़ी है, और कैसे नेताओं को अपदस्थ किया गया। क्या कारण है दोस्तों? यदि आप इसके मूल में जाएंगे तो आपको 4-5 बड़े कारण नजर आएंगे, और उसमें जो एक सबसे बड़ा कारण है वो है राइज ऑफ एलिटिज्म। मैंने एक वीडियो 4-6 महीने पहले बनाया था इसी टॉपिक पे, राइजिंग एलिटिज्म पे। दुख की बात है कि बहुत कम लोगों ने उसका महत्व समझा, और 500 या 600 के आसपास जो है लोगों ने ये वीडियो देखे थे, राइजिंग एलिटिज्म वाला। खैर, तो उसमें यही बेसिकली मैंने बताया था कि किस तरीके से पूरे विश्व में एक एलीट, एक अभिजात्य वर्ग जो है वो आज की डेट में शासन कर रहा है। यह अभिजात्य वर्ग या तो अपने धन बल पे, या अपने कनेक्शंस पे, या अपनी जाति पे, जाति यानी जहां पे भी उस व्यक्ति की जाति के बहुल के लोग हैं, जैसे कि लीबिया में हमने देखा कि मैमूर कद्दाफी हो गए, या दूसरे राष्ट्रों में हमने देखा बेन अली के, कि उनकी जाति के लोग ज्यादा थे तो उन्होंने शासन जो है वो छीन लिया। राजपक्षा को हमने देखा, प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, परंतु जिस तरीके से एलटीटी का खात्मा हुआ श्रीलंका में, उसके बाद में जो है इनका कद बहुत ज्यादा बढ़ा। परंतु ये एलीट लोग, ये जो अभिजात्य वर्ग है, इनके उदय के साथ ही एक और चीज देखने में आई, और वो हुई कि अब अवसर जो है वो जन सामान्य के लिए धीरे धीरे संकुचित होते चले गए, कम होते चले गए। अब लोगों में रोजगार पाने के लिए कनेक्शन, नेटवर्क, ये जरूरी हो गया, ना कि उनका टैलेंट। बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता, बढ़ता हुआ ये एलिटिज्म, बढ़ता हुआ ये एलीट क्लास, ये सारी चीजें जो है ये एक अलग तरीके के विद्रोह को जो है वो पनपा रही है, चाहे ऑटोक्रेटिक राष्ट्र हो चाहे डेमोक्रेटिक राष्ट्र हो। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि जब डेमोक्रेटिक राष्ट्रों में भी विद्रोह की चिंगारी उठ रही है, और खास तौर पे भारत के पड़ोसी मुल्क, जैसा कि मैंने नाम शुरुआत में ही बताया, बांग्लादेश, श्रीलंका, आपका नेपाल अभी हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ, यहां तक कि इमरान खान को उठा के अंदर किया गया, और आपने देखा कि उसका किस तरीके से जो है तहरीके इंसाफ जो उनकी पार्टी है, जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है, इन्होंने बहुत विद्रोह किया। और उस विद्रोह में पहली बार ऐसा हुआ कि आर्मी के कैंटोनमेंट में घुस के आर्मी के जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं उनके घर को जला दिया गया। ये इसके पहले कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ था। तो कहने का अर्थ है, पश्तून बहुल एरिया जो है वहां पे पाकिस्तान में हमने देखा कि पाकिस्तानी आर्मी का कोई खास आधिपत्य रह ही नहीं गया। वहां रह रह के जो है पश्तून अटैक कर रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी बैकफुट पे है। तो अब आप लोग के मन में ये विचार जरूर कौंध रहे होंगे कि भाई इस तरीके की चीजें तो हम भारत में भी देख रहे हैं। हम भारत में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से कुछ ही लोग जो हैं वो इस देश को अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं, किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे डीआरआई हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो, यहां तक कि कोर्ट्स पे भी अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके ऊपर में भी प्रश्न चिन्ह लगने गए हैं। तो जब ये सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि फिर भारत में विद्रोह की चिंगारी क्यों नहीं उठती है। तो अच्छी बात है, विद्रोह की चिंगारी नहीं उठ रही है। मैं कोई अनार्की के पक्ष में नहीं हूं, विद्रोह होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो देश को एक अस्थिर स्थिति में लेके जाता है, और राजनीतिक अस्थिरता कभी भी अच्छी नहीं है किसी भी राष्ट्र के लिए। पर जो दो मेन मुझे कारण नजर आते हैं राजनीतिक, जो अभी विद्रोह या चिंगारी जो है वो भारत में नहीं फैल रही, उसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो दोस्तों ये है कि किसी भी देश में प्रजातंत्र को सशक्त बना के रखने की भूमिका जितनी शासक वर्ग के ऊपर में है, उतनी ही ज्यादा अपोजिशन पार्टीज के ऊपर में भी है, विपक्ष के ऊपर में भी है। तो जो भारत में विपक्ष है
मेन विपक्षी पार्टी वो है कांग्रेस। और यदि हम पिछले 75-76 साल का भारत का इतिहास देख लें तो हम पाएंगे कि 60 साल तो सिर्फ कांग्रेस ने ही भारत पे राज किया, करीबन 55 से 60 साल। तो दोस्तों, कांग्रेस को जो आज के डेट में विपक्ष की पार्टी है उसको सत्ता में बने रहने की आदत है, और यही कारण है कि जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में आती है तो वो एक जन आंदोलन खड़ा कर पाने की उसके अंदर हिडन टैलेंट ही नहीं है, उसके अंदर टैलेंट ही नहीं है, उनके पास में वो लोग ही नहीं है जो आंदोलनों को खड़ा कर पाए। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी में जनसंघ से निकली, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, पर उसके पहले जनसंघ था। जनसंघ ने इमरजेंसी में आप देखिए कि किस तरीके से विद्रोह का बिगुल बजाया, और इंदिरा गांधी की सत्ता जो है वो कंप्लीटली उन्होंने सत्ता से उनको बाहर का रास्ता दिखाया। कांग्रेस पार्टी जो खेद से कहना पड़ता है कि जो आजादी के संग्राम से पैदा हुई पार्टी थी, उस पार्टी पे कांग्रेस आई जिसमें ऐसे लीडर्स आए जिनका स्वतंत्रता संग्राम में कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। जो पुराने लीडर्स थे वो पीछे हाशिए पे चले गए, और जो नई कांग्रेस आई जो बनी, जिसकी नेता इंदिरा गांधी थी, उसके पास में वो टैलेंट नहीं था जहां पे जन आंदोलन विकसित करने वाले, जन आंदोलन खड़े करने वाले बहुत सारे लीडर हों। आप इसी तरीके से देखिए कि 1989 में जब मंडल आयोग हुआ तब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद में जब उसके मंडल आयोग की धार को कुंद करने के लिए जब राम मंदिर का ये हुआ, राम मंदिर का हमने देखा कि आंदोलन हुआ, उस वक्त वीपी सिंह, फिर उसके बाद में चंद्रशेखर जी, और फिर बाद में नरसिम्हा राव, ये राम मंदिर और उस टाइम में बढ़ते हुए हिंदुत्व के टाइम में ये लोग प्रधानमंत्री माफ कीजिए, ये लोग भारत के प्रधानमंत्री थे। तो अगेन वीपी सिंह, चंद्रशेखर, जनता दल, इनके पास में आप ये समझिए कि लड़ने की ताकत नहीं थी। नरसिम्हा राव, अगेन मैंने बताया, कांग्रेस के पास में अपोजिशन के रूप में खड़े होने की ताकत नहीं थी। पर इन सारे आंदोलनों के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और ये पार्टी जो है ये आंदोलन खड़ा करना चाहती है, यहां तक कि अन्ना हजारे का जो मूवमेंट हुआ जिससे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, वो भी कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। तो ये समझ लीजिए कि देश के अंदर में आंदोलन खड़ी करने वाली वो पार्टी है जिसका देश की आजादी से कोई लेना देना नहीं था, परंतु बाद में इन्होंने उस चीज को विकसित किया, उस टैलेंट को विकसित किया कि एक प्रजातंत्र के अंदर में आंदोलन कैसे खड़े किए जाते हैं। ये आंदोलन खड़े करने की क्षमता, ताकत, या आप कह लीजिए टैलेंट, ये कांग्रेस के अंदर में नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर में था। अब सवाल ये उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी जो अलग अलग तरीके के आंदोलन खड़े करने की एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्टाइज जब उनके पास में है, तो फिर वो यदि सत्ता में आ जाती है तो उस पार्टी के खिलाफ कौन आंदोलन खड़े करेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस पे मैं 100% दावे के साथ आपको बताता हूं कि भारत में किसी भी राजनीतिक विश्लेषक ने विश्लेषण नहीं किया होगा कि क्या कारण है कि भारत के आसपास के मुल्क तो सुलग रहे हैं, वहां पे विद्रोह की बिगुल बज रही है, परंतु भारत में भी हम जैसे देख रहे हैं कि एलिटिज्म बढ़ रहा है, भारत में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। वो सारे कंडीशंस जो बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका में थे, वो कंडीशंस भारत में हमको नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी यहां पर आंदोलन खड़ा नहीं हो पा रहा। उसका कारण यह है कि जो विपक्ष में पार्टियां हैं उनके अंदर आंदोलन खड़ा करने की एक्सपर्टाइज नहीं है, और जिस पार्टी के पास में वो एक्सपर्टाइज है वो आज की डेट में सत्ता में बैठी हुई है। ये हुआ पहला कारण मेरी नजर में। दूसरा बड़ा कारण, कोई भी आंदोलन खड़ा करने में मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी रहती है, और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि ये देश इतना बड़ा जातिवादी देश है, हम अपने आप को कितना भी बताएं कि हम लिबरल थॉट्स के हैं, परंतु इस देश के मीडिया के जो मालिक हैं वो या तो बनिया है, या जैनी है, या आप लाला हैं। ये सारे लोग पूरे देश की मीडिया को जो है कैप्चर करके बैठे,
और ये शुरू से ही जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के प्रति सिंपैथी रखते हैं। तो जब भी कांग्रेस आती है तो ये अपने पूरे पेजेस, पूरे स्पेस खोल देते हैं विपक्षी पार्टियों के लिए कि वो कांग्रेस के खिलाफ जो है जनता के आक्रोश को जो है वो और सृजित करे और उसमें जो है चिंगारी फूके। परंतु जब यही कांग्रेस विपक्ष में आती है तो ये जातिवादी मीडिया के जो ओनर्स हैं ये किसी भी तरीके से कांग्रेस को स्पेस नहीं देते हैं। ये जो पहले कांग्रेस के समय में सत्ता के खिलाफ बिगुल बजाने का जो है अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं, वही जब कांग्रेस विपक्ष में आती है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करते हैं जहां ये सत्ता के ही एक पार्ट के रूप में आपको नजर आएंगे। ये सत्ता का चरण चुंबन करते हुए नजर आएंगे, ये सत्ताधीशों के हाथों को चूमते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मीडिया जनता तक सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रही है, इसलिए जनता के सामने एक ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ऑल इज वेल। तो जब ऑल इज वेल का जो परसेप्शन बनता है तो जनता को भी लगता है कि सब ठीक चल रहा है। आप ये कहोगे कि मैं जनता के अंदर विद्वेष की भावना डाल रहा हूं या आंदोलन करने की चिंगारी पैदा कर रहा हूं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक समीक्षा कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे अंदर एक जिज्ञासा है कि भारत के आजू बाजू के जो राष्ट्र हैं यदि वो विद्रोह की चिंगारी में पनप रहे हैं तो फिर भारत क्यों नहीं। मैंने थोड़ा सा देखिए इसमें एक भूमिका जो है वो इकोनॉमी की भी है। इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। बहुत कम आपको ऐसे राष्ट्र नजर आएंगे 1945 के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिनकी इकोनॉमी बढ़ी है और जहां पे जन विद्रोह हुआ है। उसके पहले तक तो हुआ है, हमने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उस टाइम में फ्रांस बहुत बड़ी इकोनॉमी थी। बट 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हुई उसके बाद में कोई भी बड़े इकोनॉमी वाले राष्ट्र के अंदर में हमने जन आंदोलन से सत्ता परिवर्तन होते हुए नहीं देखा। जन आंदोलन अवश्य देखा, हमने चाइना में देखा है, बट उसके बाद में तियानमेन स्क्वायर में क्या हुआ और उसके बाद में किस तरीके से जन आंदोलन को जो है वो कुचला गया, ये हम सबके सामने उदाहरण है। आप बोलोगे रशिया एक बड़ी इकोनॉमी थी जहां जन आंदोलन हुआ, पर रशिया के भौगोलिक स्थिति को समझने की जरूरत है। रशिया से जो सबसे पहले राष्ट्र बाहर निकले थे लिथुएनिया, लाटविया और एक और राष्ट्र था, मैं नाम उसका भूल रहा हूं, लिथुएनिया, लाटविया और एक और राष्ट्र था। ये कभी भी रशिया के पार्ट नहीं थे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये रशिया में मिले हैं। 15 अलग अलग राज्य मिलकर रशिया बनाते थे। रशिया एक अपने आप में ऐसा विश्व का मुल्क था जिसका बहुत बड़ा हिस्सा यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है और बहुत बड़ा हिस्सा एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। तो वहां की बहुत ज्यादा आप समझ लीजिए कि समाज के अंदर में बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से मतलब बहुत समाज में जो है डिफरेंसेस थे। जहां एक तरफ नीचे के राष्ट्र कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो मुस्लिम बहुल एरिया थे, वहीं पे आपको सेंट पीटर्सबर्ग तरफ जो है जूइश और कैथोलिक्स मिल जाएंगे। वहीं रशिया एज ए स्टेट आपको मिलेगा कि भैया वो कोई धर्म को फॉलो ही नहीं करता है। तो रशिया उस इक्वेशन में फिट नहीं बैठता है। इंडिया की इकोनॉमी इन सभी राष्ट्रों से बड़ी है, बहुत बड़ी है। इंडिया $4 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है। बांग्लादेश $450 बिलियन की इकोनॉमी है। आपका नेपाल जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $250 बिलियन के आसपास की इकोनॉमी है। आपका श्रीलंका जो है वो $425 बिलियन की इकोनॉमी है। यहां तक कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हम देखें तो बांग्लादेश के पास में सिर्फ $30 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। भारत का 700 बिलियन क्रॉस है। वहीं आपका श्रीलंका का सिर्फ $6 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। नेपाल $15 बिलियन है और पाकिस्तान $15.5 बिलियन है। तो इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से लेके जीडीपी का साइज आप देख ले तो ये बहुत छोटा है। भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि यहाँ लोगों को कुछ काम मिल जाता है, कुछ ना कुछ काम मिल जाता है जहां पे उनकी ऊर्जा जो है वो लग जाती है। ये भौगोलिक स्थिति से इतना बड़ा राष्ट्र है कि यदि आपके पास में घर नहीं है तो लोग कहीं पे भी अपना आश्रय खड़ा कर देते हैं, जमीन पे कब्जा करके, वो भली इनलीगल रहे पर उस पे वो घर बना लेते हैं, फिर बस्तियां बनती है। तो इस तरीके से जनता का जो आक्रोश है वो सबड्यूड हो जाता है।
परंतु विगत कुछ महीनों से हम जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से जनता के आशियाने गिराए जा रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली में हमने देखा कि इलीगल होम्स गिराए जा रहे हैं, यूपी में हमने देखा कि इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही है, तो मुझे बहुत भय है कि कहीं हम खुद ये सत्तारूढ़ पार्टी जो है ये तो कहीं जन आंदोलन के लिए खुद ही एक आप समझिए कि भूमि तो नहीं तैयार कर रही है। ये सत्तारूढ़ पार्टी को सोचने की जरूरत है कि हमको जनता को कहां कहां अकोमोडेट करना है। कांग्रेस से उनको सीखने की जरूरत है। कांग्रेस ने 60 साल में जनता के आक्रोश को कैसे कुंद किया जाए, इसमें उनकी महारत है। तो ये भाजपा को थोड़ा सा सीखने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। अन्यथा भारत जो है ये भी आज की डेट में वोल्केनो वाली स्थिति में बैठा हुआ है। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कृपया करके आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। ये वीडियो यदि पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209। ऐसे तो मुझे यूट्यूब से मैसेज आया है कि आपका मोनेटाइजेशन हम शुरू कर रहे हैं, परंतु अभी तक कोई पैसे उन्होंने क्रेडिट नहीं किए हैं। तो हम लोग बहुत ही अभी टफ सिचुएशन में फिजिकली चल रहे हैं। यदि आप लोग को आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो और यदि आप सहयोग करना चाहते होंगे तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9860317209 पे जो भी आपकी इच्छा हो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे।